नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मेष राशि वाले जातकों का। दोस्तों, ये जो वर्ष है 2025 ये बहुत ही अलग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेष राशि वाले जातकों के लिए। इस वर्ष मंगल का साम्राज्य रहेगा, मंगल रूल करेंगे 2025 को और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो भी मंगल ही हैं। आपने देखा कि 29 मार्च को शनि देव ने राशि परिवर्तन किया और उनके इस राशि परिवर्तन के साथ ही बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गई, शेयर मार्केट में बदलाव देखे गए, विश्व में, दुनिया में बहुत कुछ बदला क्योंकि शनि आपके 12वें स्थान में आ गए हैं और यहाँ से आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है। साढ़े साती के नाम से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें बदलेंगी जिसमें कुछ अच्छी चीजें भी होंगी और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। मई के महीने में 3 और महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे, राहु, केतु और गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य विधाता हैं, आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो उनके राशि परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा आपके जीवन में। बुध अभी मीन राशि में है जो कि उनकी नीच की राशि है और शुक्र भी अभी मीन राशि में है जो कि शुक्र की उच्च की राशि है। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन 7 मई को बुध यहाँ से चले जाएंगे मेष राशि में, यानी कि आपके पहले भाव में। सूर्य मेष राशि में ही है और सूर्य मेष राशि में रहेंगे 15 मई तक। तो बुध और सूर्य के मेल से बुधादित्य योग बनेगा आपके पहले ही भाव में। तो साढ़े साती से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी आपके जीवन में जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिससे आपको सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, 14 मई को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव आपके 3रे भाव में चले जाएंगे। अभी वो आपके 2रे भाव में है, यानी कि धन भाव में है। ठीक उसके 4 दिन के बाद यानी 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और राहु आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। अभी वो आपके 12वें भाव में है और केतु आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। केतु अभी आपके 6ठे भाव में है। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य क्योंकि अभी आपके पहले भाव में है तो वो कैसे परिणाम देंगे मई के महीने में। सूर्य आपके पहले भाव में उच्च के हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। 15 मई तक का समय बड़ा अच्छा समय है आपका। आप इस समय का जितना सदुपयोग कर सकते हैं कीजिए। आपको अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही हैं उसको ग्रैब कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए और वहां काम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको उसी जगह पर अच्छी खासी तरक्की मिल जाएगी। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य पहले भाव में अच्छी सेहत देते हैं। जो भी सेहत से संबंधित परेशानियां होती हैं उन सबको दूर करते हैं सूर्य देव। सूर्य काया के मालिक हैं, सूर्य हमारी सेहत के मालिक हैं और पहले भाव में उच्च के सूर्य बहुत अच्छी सेहत देते हैं, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। 7 मई को जैसे ही बुध यहाँ आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बन जाएगा। बहुत ही अच्छा संयोग है ये। पहले ही भाव में बुधादित्य योग सरकारी नौकरी की तरफ ले जा सकता है आपको। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकार से जुड़कर किसी तरह का काम करना चाहते हैं तो ये योग आपकी सहायता करेगा क्योंकि सूर्य सरकार है और बुध आपके 6ठे भाव के यानी सर्विस भाव के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप सरकार से जुड़कर काम कर सकते हैं। अब बात करें कि बृहस्पति के गोचर से आपको कौन से लाभ और कौन से नुकसान हो सकते हैं। अब बृहस्पति जैसे ही आपके 3रे भाव में आएंगे 14 मई को तो बृहस्पति यहां पर सीधी दृष्टि डालेंगे 9वें भाव पर। 9वां भाव बृहस्पति के खुद का घर है तो भाग्य को मजबूत करेंगे। अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साढ़े साती चल रही है लेकिन बृहस्पति आपके साढ़े साती के असर को 50% तक कम कर देंगे क्योंकि बृहस्पति अपने खुद के भाव को देखेंगे, 9वें भाव को देखेंगे। तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
आप बस अपना कर्म करते जाइए। मेहनत हो सकता है कि आपको ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आपकी मेहनत विफल नहीं होगी, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको आपके कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे। अब तीसरे भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव में, तो विवाह होने की भी संभावना को बढ़ा देते हैं बृहस्पति देव। ऐसे लोग जो लंबे समय से विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, या किसी वजह से उनका विवाह तय नहीं हो पा रहा था, या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, तो 14 मई से ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, जैसे ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव आपके विवाह का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके पब्लिक इमेज का होता है। तो आपकी ये तीनों ही चीजें जो है वो अच्छी करेंगे बृहस्पति देव। आपका विवाह तय करा सकते हैं, विवाह से जुड़ी परेशानियां दूर कर सकते हैं, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, और साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहां भी आपको लाभ दिलवाते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव लाभ का होता है, आपके डिजायर्स पूरे होने का होता है, आपकी जो इच्छाएं जो बहुत दिनों से आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, उसका भाव होता है 11वां भाव। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि यहां पड़ेगी, तो आपकी ऐसी इच्छाएं जो बहुत लंबे समय से आप पूरी करना चाह रहे थे, वो पूरी करेंगे बृहस्पति देव। आपको धन लाभ करवाएंगे, आपका सोशल सर्कल जो है वो बढ़ेगा, अच्छे बड़े लोगों से जान पहचान आपकी बढ़ सकती है, जिससे आपको आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव व्यापार से भी जुड़ा हुआ होता है। तो व्यापारियों के लिए भी बृहस्पति का ये गोचर काफी शुभ फलदायी रहेगा। 14 मई के बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राहु केतु के गोचर की। राहु 18 मई को आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। राहु 11वें भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, आपके सोशल सर्कल को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं, आपकी जान पहचान उच्च स्तरीय लोगों से करवाते हैं। राहु अचानक से लाभ देते हैं। हालांकि ये राहु आपको जुए सट्टे की तरफ भी खींच सकते हैं, यानी आप कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत रख सकते हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। लेकिन अचानक से धन लाभ भी करवाते हैं ये राहु। बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है, आपको बड़े भाई बहनों से मदद मिल सकती है आपको व्यापार में, या फिर आपके घर के किसी बड़े से आपको मदद मिल सकती है अपने व्यापार को एक्सपेंड करने में। लेकिन आपको यहां पर ध्यान ये रखना है दोस्तों कि राहु की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके पहले भाव पर पड़ेगी। राहु यहां आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, आप अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगते हैं, गलत रास्ते पे जाने की आपकी चेष्टा रह सकती है, यानी कि मैं जल्दी से पैसा कमाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं कि अचानक से करोड़पति बन जाऊं, ऐसी इच्छाएं दे देते हैं राहु, ऐसी डिजायर्स दे देते हैं। तो इन सभी डिजायर्स पर आपको कंट्रोल रखना है, नहीं तो ये राहु आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। और अगर यहां पर आप राहु को कंट्रोल कर लेते हैं, आप गलत रास्ते पर न जाकर सही तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं, तो ये राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, बहुत नाम और सम्मान देते हैं। अब बात करें केतु की। केतु आपके 5वें भाव में आएंगे। केतु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि 5वां भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का भाव होता है, तो केतु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब क्या अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, डायरेक्शन लेस हो सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, या फिर उनकी पढ़ाई से जो है उनका दिमाग हट सकता है, डाइवर्ट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर भटक सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए केतु का ये गोचर जो है ये सावधान रहने वाला है। केतु जहां बैठता है उस चीज से आपको काट देता है। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है, तो आपके प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, आपके झगड़े हो सकते हैं आपके प्रेमी या प्रेमिका से।
लेकिन यहां पर अगर आप कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर आपका रिश्ता संभल सकता है। क्योंकि 5वें भाव के कारक सूर्य जो है वो पहले भाव में है। तो बातचीत से अपने झगड़े को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए आपको, ना कि एग्रेसिव होकर। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो फिर आपका रिश्ता टूट सकता है। यहां पर केतु आपको कौन से अच्छे परिणाम दे सकते हैं? दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि केतु 5वें भाव में पुत्र संतान की प्राप्ति करवाते हैं। बहुत कम लोग इस बारे में बात करेंगे कि केतु जब आपके 5वें भाव में होते हैं, आपके बर्थ चार्ट में भी होते हैं, तो आपको पुत्र संतान की जरूर प्राप्ति होती है, क्योंकि केतु पुत्र संतान के कारक हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर ये केतु दो तरह की संभावना को बढ़ा देते हैं। या तो आप जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगेंगे, या फिर बिल्कुल ही नास्तिक हो जाए। क्योंकि केतु वो ध्वज है, वो झंडा है जो मंदिर के ऊपर लगाया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा को दिखाते हैं केतु देव। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, दुनियादारी से बिल्कुल विमुख होकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है। लेकिन अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो फिर आप नास्तिक भी हो सकते हैं, ठीक उसका उल्टा आप नास्तिक भी हो सकते हैं। तो दोनों ही संभावना यहां पर हो सकती है। अब बात करते हैं रेमेडी की, कि कौन सी रेमेडी की जरूरत आपको पड़ सकती है मई के महीने में। दोस्तों, आपको केतु की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केतु आपके 5वें भाव में है, तो केतु की रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। आप केतु के बीज मंत्र का जाप प्रत्येक दिन 108 बार जरूर करें। इसके अलावा यह ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप पूजा करें तो घंटी ना बजाएं। पूजा घर में जो घंटी होती है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि घंटी बजाने से केतु मजबूत होते हैं। घंटी बिल्कुल भी ना बजाएं अपने घर में, इससे केतु स्ट्रांग हो जाते हैं। और अगर केतु आपको खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो वो और ज्यादा खराब रिजल्ट देने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मेष राशि वाले लोगों के लिए मई के महीने की। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।